नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी पेडागोजी का 2018 वाला पेपर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस पे आपको अपना नाम और लिख के भेजना। सी टेट प्रिपरेशन अपना नाम जरूर लिखना है। वो आपको 3 फ़ायदे मिल सकते हैं यहाँ से। पहला तो जो हमारे प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ है पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। सीडीपी हम कवर कर चुके हैं, हिंदी पेडागोजी अब हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा सी टेट क्रैश कोर्स मैंने 15 डेज़ का करवाया था, वो आपको मिल जाएगा 5 घंटे के अंदर। सीडीपी करवा रखा 3 घंटे, मतलब क्रैश कोर्स है तो घंटे के वाइज ही मैंने वो सारा कवर किया हुआ है। 7 घंटे मैंने मैथ्स के जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले होते हैं, बच्चों ने कहा था कि सर मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में हमें दिक्कत आती है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आपको जो ईवीएस वाला पार्ट होता है उसके अंदर 15 मार्क्स की जो ईवीएस आती है, कंटेंट वाला पार्ट, वो 3rd 4th 5th के एनसीईआरटी से आता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की या फिर कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। 10 पेजेस के नोट्स बनाए हुए हैं, उस 10 पेजेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। दोनों आपको भेज देंगे अगर आप मांगेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए भैया, मेरी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से हो सकता है आज वो वाला लेवल ना रहे जो हर वीडियो के अंदर होता है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि आज मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। जुकाम बहुत ज़्यादा है और बुखार भी आज बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बल्कि शाम को तो और ज़्यादा तेज़ हो रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ली है तो इसलिए मैं उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाह रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये 91 क्वेश्चन, यानी कि जो लैंग्वेज 1 में आया हुआ ऑब्वियसली हिंदी वाली में। तो ये कह रहे हैं कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे तरीका। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखो भाई, प्रश्न वगैरह के उत्तर लिखना, आपने जो क्वेश्चन कहे हैं वही उनको आंसर देने हैं, पाठ के पीछे के आंसर देने हैं, तो वो इतना अच्छी चीज़ नहीं होती। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब ये वाली चीज़ आती है ना, बच्चा अपने शब्दों में कुछ चीज़ें दे रहा है, ठीक है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, अपनी राय रख रहा है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो सेकंड वाले का आंसर यही है मेरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। देखो ये चीज़ मैंने आपको जब क्रैश कोर्स करवाया था अपना सीटेट का, उसके अंदर मैंने बताया था कि जब हम एक किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, कई बार मैं भी आपके सामने एक एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, कई बार हम मोटा मोटी पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से पहली बारी में, और पूरा हमको समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो समझने के लिए हम दोबारा पढ़ते हैं, तो वो होता है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होती है। वो अटक रहा है या इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको पढ़ना नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उसको समझना चाह रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, मैं जो कह रहा था कि 15 डेज़ क्रैश कोर्स के अंदर जो मैंने बताया हुआ है, तो यह है, ये पॉइंट है, ये पूरा दिख नहीं रहा अभी। कह रहे हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुद्रित अथवा लिखना सामग्री के कुछ संदर्भों व अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश की जाती है। मतलब जो अनुमान लगाते हो वो भी आप एक तरह से अर्थ पकड़ने की कोशिश करते हो। कई बार आपको ऐसा होता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होता है, आपको हर शब्द का मतलब पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब हमें मतलब पता नहीं होता तो हम वाक्य के हिसाब से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो किस संदर्भ में कह रहा है, संदर्भ के हिसाब से, समझ रहे हो। एक अगर आपको एक वर्ड दे दिया कि इसका मीनिंग बताओ, तो हो सकता है आप ना बता पाओ, लेकिन आपको एक वाक्य में बोल के आपको वर्ड दिया है, उससे पूछा जा रहा है कि अब इसका अर्थ बताओ, तो आप उस वाक्य के संदर्भ में उसका अनुमान लगाकर अर्थ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी में वो आगे कहता है कि ऐसी स्थिति में हम अनेक बार किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान किसी बिंदु पर जरूरत महसूस होने पर उसी को आगे के संदर्भ में समझने के लिए लौट कर पढ़ते हैं, मतलब दोबारा पढ़ते हैं, उसी पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। पढ़ने का यह दोहराव अर्थ की खोज का प्रमाण बन जाता है। अर्थ की खोज, समझ रहे हो, अर्थ बनाने के लिए हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं आपके। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ, ये 15 डेज़ का जो क्रैश कोर्स करवाया हूँ ना, ये लिंक मैं आपको जो भेजता हूँ उसके अंदर जो पहला या दूसरी वीडियो ही होगी, उसके अंदर मैंने बता रखा, जो सीटेट हिंदी पेडागोजी के नाम से जो मैंने लिंक भेजा होगा, एक बहुत सारे लिंक भेज रखे मैंने, उसके अंदर 15 डेज़ का एक तो डायरेक्ट ही है, उसके अंदर कोई टुकड़े नहीं किए हुए। फिर मैंने अलग अलग से टुकड़े किए हुए हैं कि अगर भैया किसी को सीडीपी का देखना है तो वो बस सीडीपी का वहाँ से देख लो, 5 आवर का कोर्स, अगर किसी को 7 आवर्स का मैथ का देखना है तो वो मैथ का वहाँ से देख लो। तो ये वाली चीज़ है। बाकी
ये जो पीडीएफ कुछ बच्चे मेरे से मांगते हैं, तो देखो मैंने फ्री में आपको पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो पीडीएफ है पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। पीडीएफ के लिए भैया पीडीएफ पेड है, तो वो मैं ऐसे अभी ये वाली नहीं दे सकता। जो फ्री वाली है वो मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ईवीएस वगैरह के दी है, इसी तरह से एनसीएफ वगैरह के दी है, तो फ्री वाली भी चलती रहेगी। और जो पेड चीज़ है वो ये उनमें से एक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखो, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना बिल्कुल सही बात है। आकलन हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। मैंने बताया था जो हमारा त्रुटियों से रिलेटेड टॉपिक था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि हम बच्चों के अंदर कमी निकालने के लिए कभी आकलन नहीं करते। तेरे को तो इतने मार्क्स मिले हैं, उसको इतने मार्क्स मिले हैं, ये कभी नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। बच्चा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना बिल्कुल सही बात है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा, हम उसके अंदर उनकी गलतियों में सुधार करने के लिए कई बार टेस्ट लेते हैं, तो ये वाली चीज़ है। बच्चों को भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। आप देखो इसके अंदर जो ये ही पार्ट आ गया ना, ये वही वाली बात बताता हूँ, ये भी मैंने कोर्स में करवाया हुआ है भैया। ये चीज़ भी अगर आपको देखनी हो तो दिखाता हूँ। जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। जो ये पॉजिटिव वाले हैं ये अगर मेरे ऑप्शन में आ जाएंगे तो ये मेरे आंसर हैं, ठीक है। ये टेबल सी बना के दे रखी है। और ये केवल और ही, ये हमारे पार्ट कौन से हैं जो नेगेटिव होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता रखा है कि ये जैसे ये आ जाएगा इसका मतलब हमें बच्चे को हम लिमिट कर रहे हैं और वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो गलत चीज़ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया था, यहाँ से मेरा आ गया था थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए 94 क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली सीटेट के, सीटेट प्रीवियस ईयर अगर आप कर लोगे तो अलग से आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग ये पेपर बनाते हैं ना आपके, और दूसरे प्रैक्टिस सेट, कुछ बच्चा, एक आध बच्चा मेरे को ये कह रहा था सर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए, वहाँ मेरे नंबर नहीं बन रहे। अरे भैया वो सीबीएसई अलग तरह से पेपर बनाता है, वो लोग उसका बराबरी भी नहीं कर सकते। सीबीएसई में इतने जाने माने प्रोफेसर होते हैं, वो पेपर बनाते हैं। कोई एक लेखक या कोई इस तरह का बंदा उसका कभी बराबरी कर ही नहीं सकता। इस वजह से सीटेट के जो ऑफिशियल पेपर हैं उनको आप करो, ठीक है। तो कह रहे हैं आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण बताओ, ठीक है। मेरे सपनों पर भारत, आपने एक विषय दे दिया, उस विषय पर बच्चे अनुच्छेद लिख रहे हैं। चलो थोड़ा सा मान लेते हैं कि हाँ इसमें बच्चा अपनी बात कह सकता है। कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन। श्रुतलेख और ये सारी चीज़ें मैंने गलत बता रखी है, ठीक है। श्रुतलेख से हमको क्या पता चलती है, वर्तनियाँ पता चलती है। वर्तनियाँ हमारे लिए नेगेटिव है, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है। दिखा देता हूँ ये भी एक बार आपको। देखिए यहीं पे बता रखा है कि ये जो व्याकरण, वर्तनी, अभ्यास, ये सारी तीनों चीज़ें है ना, ये मेरी तीनों चीज़ें नेगेटिव में है, नेगेटिव पॉइंट है ये मेरा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब समझो यहाँ तो फिर भी वो लिखेगा। आप ये बताओ बच्चों को फ्रीडम किस में ज़्यादा है, इसमें फ्रीडम ज़्यादा है या इसमें फ्रीडम ज़्यादा है? मैं ये मानूंगा कि इसके अंदर फ्रीडम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने कम से कम टॉपिक दे दिया, मेरे सपनों का भारत। यहाँ आपने टॉपिक भी नहीं दिया है, आप वो अपने हिसाब से कोई भी घटना उसके जीवन में बीती होगी वो उसको अपने शब्दों में लिख देगा। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये इसमें भी फ्रीडम मिली है कुछ हद तक बच्चों को, ठीक है, कि आप शब्द शायद वही नहीं उतरवा रहे जो आपने उसको कभी लिखवाया था ना, लेकिन इसके अंदर आपने उसको ज़्यादा फ्रीडम दिया। छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर अनुच्छेद लिखना। अब वही चीज़ है, छुट्टियां कैसे मनाई, यहाँ भी आपने टॉपिक दे दिया। अब हो सकता है वो छुट्टियों के बारे में बताए, वो अपने किसी सपने के बारे में बताए, या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताया। आंखों देखी घटना के बारे में बताना है तो मान लो कहीं मामा के गया है उसके बारे में बताया, यात्रा वृतांत करे, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ कि ये ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा उसको फ्रीडम मिली हुई है। तो तीसरा हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लो हो रहा है आज क्योंकि तबीयत खराब है, तेज करने की कोशिश करता हूँ। सीधा क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती? नहीं भैया, उसमें तो जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की ने कहा है विद्यालय आकर ही आ गया तो आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे भी ही आ गया, केवल ही, ये सारी चीज़ें आ जाती है, लिमिट कर देती हैं, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो चौथा हमारा आंसर हो सकता है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यही आंसर है हमारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई आती है? लिखने में आती है, मैंने बताया था आपको। चलिए,
कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। मैंने बताया था हम जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर विविधता को महत्व देते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा छटाएं उसको पता हो, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो कह रहे हैं नैतिक मूल्य वाली कहानी कविता दे सकते हैं, लेकिन विविधता चाहिए हमें। बहुतायत में दिए गए अभ्यास काव्य, अभ्यास तो मेरा होगा ही नेगेटिव। हिंदी भाषा में विविध रूप देने वाली हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये चौथा भी गलत है, प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं ना, ठीक है, हो सकता है वो एक ही तरह की हो, हमें तो विविधता सिखानी है बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बहुभाषिक कक्षा बच्चों की भाषा में क्या होता है, वो हमेशा हमारा संसाधन होता है, तो यही हमारा है। ये चुनौती होता है, जटिल होता है, बाधित करती है, ये तो गलत है, सारा सिस्टम गलत है। संसाधन होती है हमारी बहुभाषिकता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। हमेशा से बताया हुआ है उपलब्ध परिवेश होगा, यही आपका आधार होगा। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट में भी आता है, मैंने बताया हुआ है आपको। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है रंगीन पाठ्य पुस्तकें, परिवेश जहाँ मेरा आ गया, यही मेरा आंसर है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। लिखित आकलन और शिक्षक का ज्ञान ये नहीं है, जितना ज़्यादा उसको परिवेश बेहतर मिलेगा, वो लिखित मौखिक वो कोई सा भी हो सकता है, उतना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इससे निहितार्थ क्या है। मतलब जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको बोलना और सुनना ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा, उनको मतलब अपनी भाषा के बारे में पता होता है। तो कह रहे हैं बच्चे बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के भाषाई अनुभव है ना, उनका प्रयोग करो, उनको वैल्यू दो, उनको सम्मान दो, उनसे पूछो कि तुमने क्या सीखा, कैसे बोलते हो तुम, और ये सारी चीज़ें। तो यही है, कक्षा से बाहर नहीं रखना, न सिखाई जाए ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसका एक और रीज़न तो है भाई कि जो हमारी बोली है और भाषा है उसको अलग नहीं मानते। हमारे जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं कि वो सेम ही है, ठीक है। कह रहे हैं कि भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बताओ भाई। मैंने तो बाल साहित्य बता रखा है, पॉजिटिव वर्ड है, तो यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं एक सेकंड, इसके ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ी, अभी पड़ी है सामाजिक अंतःक्रिया। अगर देखा जाए मैं इसके पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रिया है ना, बच्चे समाज में रह के जो सीख पाएंगे वो बाल साहित्य से लेट सीख पाएंगे। देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ टेक्स्ट बुक में और बाल साहित्य में, तो ऑब्वियसली बाल साहित्य में बच्चे ज़्यादा मनोरंजन से सीखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि या तो आप किसी से बात कर लो या फिर आप बाल साहित्य पढ़ लो, तो वो बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ज़्यादा मतलब उसके अंदर जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो समाज में जब बच्चे आपस में बात करते हैं ना, उसके अंदर वो एफर्टलेस होता है, वो जो उनकी जो आपका लर्निंग एक्विजिशन होता है, जिसको आप भाषा अर्जन कहते हैं, वो एफर्टलेस रहता है। जबकि बाल साहित्य के लिए भी बच्चों को कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, टेक्स्ट बुक से वो एफर्ट कम लगते हैं बाल साहित्य के अंदर, तब इसका आंसर हो सकता था, लेकिन अब मैं इसको पहले की तरफ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास यह होना चाहिए कि वे मात्र भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दे। ही आ गया तो गलत है, वैसे भी मानक भाषा और ये ही आ गया ये भी गलत है हमारा। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। देखो अब ये भी आ रहा है कि बाल साहित्य इसके अंदर पढ़ना है। फिर ये कह रहे हैं कि बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। तो अब इसके अंदर फिर देखो कौन सा ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगता है। बाल साहित्य पढ़ेगा तो उसके अंदर वो ग्रहण कर रहे हैं कुछ चीज़ें, समझ रहे हो, वो सीख रहे हैं, लेकिन रचना शक्ति में वो कुछ बना रहे हैं। जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हो तो आप जब एक तो चीज़ें ग्रहण करते हो तो वो आपके नीचे लेवल पे आते हैं, और जो बनाते हो क्रिएटिविटी है वो ऊपर आती है। तो इस आधार पर मैं ये कहूँगा कि चौथा आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि बाल साहित्य अच्छा है, लेकिन उससे बेहतर ये वाली चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। अब इसके अंदर कब सब्जेक्ट कमजोर, यानी कि बच्चे को कम बोलना पड़ रहा है, उसकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, वो उस आधार पर हम देखेंगे सबसे कमजोर कौन सा है। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे आप किन किन कामों में परेशानी होगी। अभी आपको अगर आपने क्लास 5 का आपने देखा है तो आपको ये पता होना चाहिए ईला एक ऐसी बच्ची है जो हैंडीकैप थी, ठीक है, जिसको काम करने में, जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो
वो थी बच्ची हमारी, ठीक है। तो उनके क्लास के अंदर ये एक चैप्टर है, तो उसको क्या क्या काम करने में परेशानी होगी, तो भैया इसके अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी लगेगी, वो सोचेगा, वो सोचे समझाएगा उस चीज़ में, ठीक है। अपने दोस्तों से पूछ कर बताओ कि कौन किस बात से घबराता है। अब दोस्तों से बात हो रही है उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईद का कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अब ये सबसे कमज़ोर क्वेश्चन है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जो उसने पढ़ा है वही वो रटा रटाया आंसर दे देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ये बताओ कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस क्या चीज़ होती है आपका। जो कोई भी भाषा होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखनी आए, पढ़नी आए, या कोई भी चीज़ होता है। हमारे कई बंदे ऐसे भी होते हैं शायद उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो वक्ता बड़े अच्छे होते हैं, वो दूसरे बंदे की बात समझ सकते हैं, अपनी समझा सकते हैं। तो इस वजह से मैं इसको कहूँगा कम्युनिकेशन जो आपका होता है ना, कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए कि आप अपने दूसरे बंदे की बात समझ पाओ और अपनी बात समझा पाओ। तो ये मैं इसको मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें सुनना होता है, सुनना महत्वपूर्ण है, चारों कौशलों का बेस होता है सुनना, लेकिन संप्रेषण के अंदर सुनना भी आ गया और बोलना भी आ गया, इस वजह से मैं संप्रेषण को मानता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य किसके आधार पर दिया है। समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसका, मैंने हमेशा से बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने के लिए दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा, ये बताओ। अब बच्चों की घर की भाषा यानी कि उसकी मातृभाषा हो सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको ही सम्मान देंगे हम। पहली बात कह रहे हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो हिंदी भाषा वाली चीज़ को हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है उसका। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर वो इसके अंदर कोई हिंदी भाषा आपने थोपी नहीं है ना, यहाँ भी थोपी आपने एक तरह से, यहाँ भी आपने थोपी है, यहाँ भी हिंदी भाषा से शुरू हो रहा है। बहुभाषी कक्षा के अंदर हम किसी एक भाषा के बारे में बात करते ही नहीं है, ठीक है। हम अगर उसको ये भी कहते ना, जैसे ये वाली बात थी कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो ना, हम ये कहते हैं कि अपनी भाषा के कुछ शब्द बताओ, आप कौन कौन सी चीज़ को आप क्या कहते हो, लेकिन आपने ये कह दिया हिंदी भाषा के कुछ शब्दों को, तो आप थोप रहे हो हिंदी भाषा को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे कक्षा 5 में बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में सबसे प्रश्न सबसे सर्वाधिक उपयोगी है, कौन सा सबसे अच्छा होगा, जिसके अंदर बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी बताने का, अपने लॉजिक देने का मौका मिलेगा। कह रहे हैं कि जूरी बैलों के नाम बताइए, नाम बता दिए, अपनी क्रिएटिविटी वो कर ही नहीं सकता। गया कैसा व्यक्ति था ना, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों, क्यों के अंदर वो लॉजिक दे देगा, रीजन बताएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसके हिसाब से यही आंसर है हमारा, तीसरा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हिंदी भाषा का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शब्द भंडार, ये वोकैबुलरी और स्पेलिंग मिस्टेक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भाषा प्रयोग, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, यही हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ये वही वाली चीज़ आ गई जो लिखा हुआ था, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, नहीं, वह अर्थ की खोज। अब यही सेम टू सेम लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अर्थ की खोज याद हो तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी क्या है। कह रहे हैं कि भाषा का आकलन, ठीक है, थोड़ा हो सकता है ये, हालांकि मैं इसको भी थोड़ा सा नेगेटिव मानता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अभी चलते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति, बिल्कुल सही बात है। भाषा का परिवेश, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण तो भाषा का परिवेश है, लेकिन अगर मैं सबसे कम महत्वपूर्ण बताऊं तो पाठ्य पुस्तक सबसे कम महत्वपूर्ण है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चौथा आंसर है। हाँ, ये अगर भाषा का आकलन आप किस तरह से कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर इसमें ऐसा होता कि बच्चों से परीक्षा ली जा रही है, लिखित परीक्षा ली जा रही है, तो मैं इसको सबसे कम महत्वपूर्ण मानता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश से देखे। तो पहली बात तो क्या है, विषमता और सराहना करे, विविधता। देखो विषमता नहीं होती कोई भी चीज़, हमारी होती है विविधता, तो मैं इसको यही कहूँगा कि विविधता को स्वीकार करे और सराहना करे, ठीक है। विषमता एक अलग वर्ड है और विविधता एक अलग वर्ड है, इनके अंदर डिफरेंस होता है एक,
मतलब जो विषमता है, विषमता के अंदर आप ये कह सकते हैं आपकी नेगेटिव वर्ड्स आया है जिसके लिए आपको कठिनाई आएगी और ये सारी चीज़ आएगी। जबकि विविधता आपकी जो होता है, आप कभी ये नहीं कहते कि हमारा भारत बहुत ज़्यादा विषमताओं से भरा है ना, आप ये कहते हैं विविधताओं से भरा है, तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करोगे? बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछोगे। सोच के देखो, पहली कक्षा में कर रहे हो आप ये काम। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बच्चों को कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। यही वाली बात सही है कि अपनी भाषा में अपनी उनको वैल्यू दी जा रही है बच्चों को। यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे छोटी कहानी लिख सके। ऐसा हो सकता है विभिन्न उद्देश्य के लिख सकते हैं। अब देखो, छोटी कहानी लिख सके तो फिर आपने ये कर दिया कि उनको कहानी लिखने के लिए कह रहे हो, उनको लिमिट कर दिया। हो सकता है वो पत्र लिखना चाह रहे हो, उनके उद्देश्य विभिन्न हो, तो आपको उनके लिए जो फील्ड है वो खोलना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाला है यही आपका आंसर है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। थर्ड और फोर्थ में तो वर्तनी और सुंदर अक्षर आ गया, ये तो नेगेटिव चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण नियमों को याद कर सके। नेगेटिव आ गया है। कहीं वह लिखी गई बातों को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। होल्ड पे रखते हैं। कहीं या लिखी गई बातों को शब्द से कहना है, यानी कि रटी रटाई चीज कहनी है, नहीं। शब्द भंडार, ये भी गलत हो गया। सेकंड हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं, हिंदी भाषा की सौंदर्य व आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा की के मुहावरे और लोकोक्ति। ना तो वर्तनी हो सकता, ना मुहावरे लोकोक्ति हो सकता, ये दोनों तो गलत हो गए। अब ये ऊपर है, इसके अंदर विभिन्न वाक्य रचनाएं आई हुई है और भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता आई हुई है, तो मैं शायद इसके अंदर पहले के ऊपर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले के ऊपर जाऊंगा। हालांकि शायद सीटेट ने इसका आंसर सेकंड दिया था, लेकिन मेरे को थोड़ा फर्स्ट ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पहली कक्षा की की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सी को? नाटक को, कहानी को, निबंध को, नाटक, डायरी, कहानी, निबंध को, किसको मानते हैं? तो भैया मैं कहानी को। कहानी के अंदर बच्चों की ज़्यादा रुचि होगी। कक्षा पहली क्लास है ना, पहली क्लास के अंदर वो कहानी सुनना पसंद करेंगे। इसी वजह से अगर आप पहली कक्षा की कोई किताब उठाएंगे भी, उसके अंदर कविता और कहानियां ही होंगी। अगर कविता होती तो शायद मैं ये कहता कि कविता को मैं मानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे पढ़ने का आरंभ से ही हो। पढ़ने का आरंभ किससे हो? अर्थ है हमारा भाई। अर्थ मेन होता है जिसका उद्देश्य के लिए हो, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताओ। पहला कह रहे हैं कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, भाषा अर्जित करना इसके लिए एफर्टलेस है और ये स्वाभाविक है। मैंने बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यह भाषा के नियमों को आत्मसात करती है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, सिखाता कोई नहीं है। आपको अपने मम्मी पापा से जब बच्चे बात करते हैं आपस में, तो वो क्या नियमों को बनाना सीखते हैं क्या? उनको बताते हैं कि ये नियम ऐसे बनाओ, ये चलो ना, ये चीज़ ये गलत है, ये तीसरा गलत है। ठीक है, वो तो जैसे जिसको बोलता हुआ देखता है नियमों को, वो तो आत्मसात ही करते हैं। लिखने पढ़ने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आप बताओ। कह रहे हैं शब्द ज्ञान नहीं, वाक्य रचना नहीं, अर्थ की अभिव्यक्ति। मैं इसके साथ जाऊंगा। अभिव्यक्ति जो होती है ना, अर्थ और अभिव्यक्ति दोनों पॉजिटिव वर्ड है और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। आपके आज भी होते होते भी अगर 30 क्वेश्चन देखा जाए तो 22-23 मिनट में खत्म हो गए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अंत में आप अपने कमेंट्स में अपने नंबर भी बता सकते हैं, कितने नंबर आए हैं आपके। ठीक है दोस्तों, चलिए।